अगर वीडियो पसंद आ रहा है या अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। तो चलो अब बढ़ते हैं एपिसोड 7 की तरफ। सो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एंद्रोसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कह रही होती है वो पहला व्यक्ति जिसने टावर चढ़ा, किंग ऑफ जाहद, उसी ने इस जाहद किंगडम को बनाया और उसी ने बनाया जाहद की राजकुमारियों को, जिनका आपस में कोई खून का रिश्ता नहीं होते हुए भी वो बहनें थीं, लेकिन उनके पास थी कुछ खास काबिलियत, कुछ पावर्स जो कि उन्हें मिलती थी जाहद के किंगडम से। लेकिन उसके साथ साथ उन्हें कुछ काम की मनाही भी थी, वो कुछ काम कर भी नहीं सकती, जैसे प्यार करना और बच्चे पैदा करना। वो उनके लिए ये काम निषेध था, वो नहीं कर सकते थे उन्हें। अगर देखें तो जाहद की राजकुमारियाँ शोकेस में रखी जूतियों की तरह है, सुंदर, पर जिन्हें कोई पहन नहीं सकता। लेकिन कई हालात में जूतियाँ खुद भी चलने लग जाती है, जैसे कि असली आनक जहद, जिसने प्यार किया और उसके एक लड़की पैदा हुई। वो कि फेक आनक जाहद है, लेकिन फिर भी वो टावर चढ़ना चाहती है। हमें पिछले एपिसोड में पता है कि उसकी मोम की डेथ जाहद के लोगों ने ही की थी शायद। उसके बाद हम देखते हैं कि एंद्रोसी और आनक आपस में लड़ रही होती हैं। वहीं गेम स्टार्ट हो रहा होता है। वहीं पे फिर एंद्रोसी कहती है तुम्हारी माँ ने प्यार किया और जिसके कारण तुम पैदा हुई, उसकी वो सबसे बड़ा गुनाह था, सबसे बड़ी गलती थी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो अभी आनक जहद है, जो कि नकली आनक जहद है, वो गुस्सा हो जाती है। लेकिन तुम ये बात नहीं समझ सकती क्योंकि तुमने कभी दुख नहीं सहा। मैंने राजकुमारी बनने के लिए बहुत मेहनत की थी और तुम्हें तो बस जहद, जो असली आनक जहद है, उसकी पावर ही मिली थी, नकली बहरूपी आनक। फिर जो आनक जहद है, जो अभी अपनी नकली आनक जहद है, वो कहती है मैंने कभी दुख नहीं सहा। फिर उसको उसकी माँ की मेमोरीज याद आने लग जाती है। ग्लिम्प्स आते हैं उसको कि वो अपने माँ के साथ है, जहाँ पे उनके घर पे आग लगी हुई है और असली आनक जहद उस लड़की से करेगी तुम यहाँ से दूर चली जाओ, उस आदमी का हाथ मत छोड़ना। किसी के साथ उसने भेजा होगा, वो खुद वहीं पे रहती है। लेकिन जो नकली आनक जहद है वो फिर से उसके पास भाग के आ जाती है, उसे एक स्टोन दिखाती है, जिससे आनक जहद, जो असली आनक जहद है, वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि प्लीज़ मम्मा को परेशान मत करो और यहाँ से जाओ मेरी बेटी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। एक और ग्लिम्स वहीं पे आता है कि जब वो असली आनक जहद उसकी बेटी से कह रही होती है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे पापा से लड़ती रहती हूँ। फिर जो छोटी आनक है वो कहती है कि कोई बात नहीं, जब आप पापा से लड़ती हो तो हमें चिकन पाई खाने को मिलता है, ऐसे ही लड़ते रहिए। ऐसे ही आपस में बातें करते हैं और फिर हमें फिर से उनकी फ़ाइट कंटिन्यू दिखाई जाती है। यहाँ पे एट दी पॉइंट एंद्रोसी नीचे गिरने ही वाली होती है उस डिस्क से, लेकिन जैसे ही वो गिर रही होती है वो कहती है कि मेरी इकलौती भांजी मुझे बचा लो प्लीज़ प्लीज़, ऐसे वैसे करती है। और जो छोटी आनक है वो कहती है कि मेरी और भी कई आंटीज़ हैं। लेकिन जैसे ही एंद्रोसी गिरने वाली होती है वो छोटी आनक जैद को भी अपने साथ गिरा लेती है नीचे और दोनों नीचे गिर जाते हैं। और फिर जैसे ही वो नीचे गिर जाती है उसके बाद एंद्रोसी आनक से पूछती है कि मैं तुम्हारे से कुछ पूछ सकती हूँ तुम्हारी माँ से रिलेटेड। लेकिन फिर छोटी आनक कहती है कि तुम्हें उनकी परवाह क्यों है। एंद्रोसी कहती है कि जब मैं नई नई राजकुमारी बनी थी तुम्हारी माँ मुझसे अच्छा व्यवहार करती थी, मुझे उनकी परवाह है। तो तुम मुझे ये बताओ, क्या कभी उन्हें अपने काम का पछतावा हुआ था? मतलब कि वो जिसने आनक, मतलब जो जाहद किंगडम के नियम को तोड़ा था, क्या कभी उनको पछतावा हुआ था? फिर आनक, छोटी आनक को वही ग्लिम्स याद आते हैं, घर जलने वाले और उसकी माँ से रिलेटेड और ग्लिम्स याद आते हैं जो मैंने आपको पहले बता दिए। और वो कहती है कि शायद नहीं, मुझे तो यही लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो गेम है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि 200 में से, या 200 थे कितने थे, उनमें से 8 प्रतियोगी बचे हुए हैं, जो कि मतलब नियम के हिसाब से हो चुका था गेम कंप्लीट। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जितने भी वेव कंट्रोलर्स हैं उनकी प्रैक्टिस चल रही होती है, जहाँ पे हम देखते हैं हो और एक लड़की और वहाँ पे रहती है जो कि बलून को हिट कर रहे होते हैं, और उनका सेंसे, उनका टीचर युगी भी वहाँ पर रहता है। तो हो और लोजेल, हाँ उस लड़की का नाम लोजेल है जो यहाँ पे खड़ी है, वो बैलून को हिट कर देते हैं। फिर युगी उन्हें कहता है कि तुमने अच्छा किया। अब बारी होती है, मतलब अब नंबर होता है बाम का और एक ग्रे, जो लड़की वहाँ पे बैठी है उनका। ग्रे, बाम सबसे पहले करता है, लेकिन वो एक साथ 3 बलून को उड़ा देता है क्योंकि इसका निशाना सही नहीं रहता है। और ग्रे भी अपने टारगेट को एकदम अच्छी तरह से अचीव कर लेती है। फिर युगी है वो बाम से कहता है कि तुम बुरे नहीं हो, लेकिन तुम्हारा बस थोड़ा टारगेट सेट नहीं है, तुम अच्छी प्रैक्टिस करना। जहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हो है वो प्रैक्टिस से एकदम थक चुका होता है।
वो बैठा रहता है और लोरे वहाँ पे सोया हुआ रहता है। तो बाम लोरे के पास आता है और कहता है कि आपने मुझे जो ट्रिक बताई थी उससे मैं बलून को मतलब टारगेट कर पाया, मैं उन्हें फोड़ सकता हूँ, तो तुम्हारा शुक्रिया। फिर वहाँ पे हो आता है, वो कहता है लोरे की वजह से। फिर लोरे उसे समझाता है कि इसने भी कल मेरी मदद की थी। हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे ही सो जाते हैं। लोरे है वो सोने जा रहा होता है, वो ऑलमोस्ट सोता ही रहता है। वैसे जो तकिया है वो एक लड़की के पास रह जाता है जो कि एकदम नशे में चुल है, और उसका तकिया उसकी लार से, उसकी बदबू से एकदम गंदा हो चुका है। लोरे कहता है मेरी नींद का क्या, लेकिन बाम वहीं पे रहता है। वो जुगाड़ लगाता है, मतलब बीज वगैरह एक बैग में भर के उसको दे देता है और कहता है कि अब तुम इस पे सो सकते हो, आज आप तुम्हारा काम निकल जाएगा और मैं आपका तकिया साफ़ कर दूंगा। लोरे कहता है कि उसने मेरी इतनी हेल्प की थी, इसलिए मैंने उसको एक ट्रिक बता दी कि ये कैसे किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि बाम को खून बुलाता है कि क्या तुम्हें पता है, ऐसे वैसे करके वो खून के साथ निकल जाता है। हो लोरे से कहता है कि लोरे तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम्हारी दुश्मन की मदद करना क्या ये ठीक है? लोरे कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि कमज़ोरों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाना है ना। हो कहता है कि हाँ। फिर लोरे कहता है कि तुम थोड़े अजीब लग रहे हो, क्या तुम ठीक हो? हो कहता है कि मैं एकदम ठीक हूँ। और इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर हो है वो गुस्से से कॉरिडोर में जा रहा होता है, और हम वो लड़की देखते हैं जिसकी आंख पे चोट लगी हुई रहती है, जो कि वहीं पे खड़ी रहती है और हो की तरफ देखते हुए वो गुस्से से जा रहा है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि खून और बाम आपस में बात कर रहे होते हैं। खून है वो बाम को बताता है कि वो दोनों राजकुमारियाँ वो कल आपस में किसी गेम के दौरान लड़ी और उन्हें काफ़ी चोटें आई। बेवकूफ़ है वो दोनों। बाम कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं उन्हें बेवकूफ़ नहीं कहूँगा। फिर खून उसे कहता है कि दो राजकुमारियाँ जो कि इतनी ताकतवर है, बेसिकली टावर को चढ़ने के लिए एक दूसरे को हराना होता है, लेकिन वो दोनों इतनी ताकतवर है, आपस में मिलकर टावर के टेस्ट को ईजिली क्लियर कर सकती हैं, फिर भी वो आपस में लड़ती हैं। उनका रिश्ता शुरू से ही पेचीदा है। ये बेवकूफ़ी नहीं है तो क्या है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे शिबिसु आ जाता है, जो कि बस अपने ही मतलब नाटक कर रहा होता है, ऐसे ही रोना धोना। वो कहता है कि दुख होता है जब हमारे दोस्त हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो खून उसे कहता है कि तुम्हारे अभी तक के दोस्त नहीं बने क्या? फिर हमें एक लिस्ट दिखाई जाती है शिबिसु के हाथ में, जिसमें हफ्ते में 10 से दोस्त ऐसे कुछ करके लिस्ट है, जिसमें 8 दोस्त कंप्लीट हो जाते हैं। शिबिसु कहता है दोस्त तो बस होने ही वाले हैं, लेकिन आज हफ्ते का आखिरी दिन है और मुझे बुरा लग रहा है। फिर बाम है वो खून से कहता है क्या हम कुछ कर नहीं सकते, मैं अपने बनाए दोस्तों को खोना नहीं चाहता। खून कंडीशन समझ आता है और कहता है कि असली गेम तो अब शुरू होगा, तुम लोग मेरे पीछे आओ। देखो शिबिसु इसलिए हेल्प मांगता है ताकि वो जो अपना सर्टिफिकेट है उसे पूरा कर सके, 8 की बजाय 10 के 10 पूरे दोस्त बना सके। तो खून उसे कुछ प्लान बताता है। तो सबसे पहले हमें एंड्रोसी का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके पैर पे चोट लगी हुई है और उसके सारे पॉइंट उस मेडिकल फैसिलिटी में ही खर्च हो गए और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। एंड्रोसी भी सोच रही होती है काश कोई मेरी खूबसूरती पे कोई आशिक बन के मेरे लिए खाना ला दे। मैं तैयार हूँ अगर मैं वहाँ पे होता तो। लेकिन इसी बीच में हमें दिखाया जाता है कि गेट पर जो बाम है और हेड्स है वो खड़े रहते हैं और वो कहता है कि हम तुम्हारे लिए खाना लाए हैं, क्या हम अंदर आ सकते हैं? एंड्रोसी कहते हैं कि हाँ तुम अंदर आ जाओ। फिर बाम कुछ कहता है कि खाने के बजाय तुम हमारे सर्टिफिकेट पे साइन कर दो, क्योंकि राजकुमारियाँ वैसे भी आपस में मतलब किसी से दोस्ती नहीं कर सकती, ऐसा तुमने भी कहा था कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। एंड्रोसी कहती है कि एक राजकुमारी कभी ऐसा सौदा स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन फिर जो प्लान होता है उस हिसाब से हेड्स कहता है कि सबसे हसीन राजकुमारी के साथ खाना खाना सपने जैसा होगा। और इतना सुनते हैं एंड्रोसी मतलब एकदम खुशी से पागल हो जाती है, क्योंकि उसको भी हेड्स पे मतलब थोड़ा बहुत क्रश वाली फीलिंग हमें दिखाई जा सकती है। बाम भी कहता है हमें भी खुशी होगी अगर हम आपस में दोस्त बने और तुम हमारे साथ रोज़ खाना खाओ। वो लोग एंड्रोसी को मना लेते हैं। एंड्रोसी वो खाना खा लेती है और उस सर्टिफिकेट पे साइन कर देती है। फिर उसके बाद हमें आनक का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे आनक कहती है कि मुझे तुम्हारी दया की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हेड्स कहता है तो भूखी मर। ऐसा वो कह देता है। लेकिन वहाँ पे बाम और शिबिसु होते हैं, वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं। वो कहता है कि आज चिकन पाई बनाया हुआ है, और ये देखते ही आनक के मुंह में पानी चल जाता है। और बाम कहता है कि जब तुम सही हो जाओ फिर तुम हमसे लड़ लेना। ये सिचुएशन भी सही हो जाती है और आनक है वो भी उस सर्टिफिकेट पे साइन कर देती है।
फिर जैसे उन दोनों के सिग्नेचर हो जाते हैं सर्टिफिकेट में पूरे 10 दोस्त बन जाते हैं, जिससे सीबीसू और हेड्स भी खुश हो जाते हैं और वो बाम का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन खून कहता है कि प्लान तो मैंने बनाया था ना, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। वेल सीबीसू तो कर देता है लेकिन हेड्स कुछ कहता नहीं है। फिर जो खून है वो कहता है कि मैंने तुम लोगों के लिए फालतू में स्क्रिप्ट भी लिखी है। वेल हेड्स फिर कहता है कि तुम्हें स्क्रिप्ट लिखनी भी नहीं आती, और आप आपस में ही वो लड़ते रहते हैं। वेल वो खून को चिढ़ाता है ईयरिंग्स कह के। लेकिन लास्ट में सीबीसू हेड्स को कहता है कि हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वेल फिर हेड्स कहता है तुम्हारा शुक्रिया। फिर खून एकदम मेरी तरह कहता है सुनाई नहीं दे रहा। और फिर हेड्स एकदम से गुस्से में लेकिन अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, तुम्हारा शुक्रिया, आरिगातो गोजाइमस। I owe you one. I can't hear you. Fine, thank you very much. It was no problem. फिर जैसे ही वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं, बाम कह रहा होता है कि क्या तुमने हेड से माफ़ी मंगवाने के लिए प्लान बनाया था खून कहता है तुम इस बात की चिंता मत करो। और फिर हमें दिखाया जाता है जितने लोगों ने भी उस सर्टिफिकेट पे साइन किया है वो लोग सभी आपस में मतलब जम के खा रहे होते हैं, पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि राहेल है वो अपने कमरे में सेब ही खा रही होती हैं, जिसके लिए पॉइंट सबसे कम लगते हैं। और वो फिर से जब भी खाना खाने आती है वो बस सेब ही खाती है ताकि वो अपने पॉइंट्स को बचा सके। वेल उसी बीच जो एंड्रोसी है उस पार्टी के अंदर जहाँ पे सभी लोग बैठे हैं वो यूरी के बारे में बताती है कि लोग उसे जाहद की शैतान भी कहते हैं क्योंकि वो बहुत निर्दयी है। लेकिन बाम कहता है कि मैं ऐसा नहीं मानता क्योंकि उसने मेरी हेल्प की थी। और एंड्रोसी कहती है क्या उसने कभी वार नहीं किया। वेल फिर बाम कहता है कि फर्स्ट टाइम जब मैं पहले मिला था उसने एक फ्लाइंग किक तो ज़रूर मारी थी। वेल वो ऐसे ही बातें करते हैं। लेकिन इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि राहेल उन लोगों को देख रही होती है। लेकिन जैसे ही एंड्रोसी नोटिस करती है राहेल वहाँ से मतलब चली जाती है फ्रेश रूम के अंदर, और एंड्रोसी है वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। फिर जैसे ही एंड्रोसी उससे मिलती है वो कहती है कैसी हो राहेल, मेरा मतलब मिचेल नाइट। फिर राहेल कहती है अगर हम अकेले हों तो तुम मुझे राहेल कह सकती हो। वेल तुम मेरे बारे में बात नहीं कर रही ना, क्योंकि इससे मुझे खतरा हो सकता है, क्योंकि बाम मेरे करीब आ सकता है। वेल एंड्रोसी कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही। राहेल कहती है तुम्हें काफ़ी दोस्त मिल चुके हैं एंड्रोसी। वेल इसी बीच एंड्रोसी अपना मतलब मेकअप वगैरह कर रही होती है वहीं पर। वो कहती है कि वो एक अच्छा बंदा है जो तुम्हारे लिए जान जोखिम में डाल के तुम्हारे पीछे आया है ताकि वो तुम्हारे साथ रह सके। वेल मैं उम्मीद करती हूँ टावर के टॉप पे जो तुम चाहती हो वो उस लड़के से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। वेल उस लड़के की बात मतलब बाम की बात चल रही है। और फिर राहेल वहाँ से जाने लगती है और गुस्से में कहती है कि वो खुद को समझती क्या है, एंड्रोसी के लिए कहती है वो ऐसा। फिर उससे अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेव कंट्रोलर्स की प्रैक्टिस चल रही होती है और हम देखते हैं युगी जो उनका टीचर होता है वो बाम को प्रैक्टिस करा रहा होता है, जहाँ पे हो बैठा है और लोरे अपनी मस्ती में सोया हुआ है। हो कहता है कि तुम्हें अजीब नहीं लगता, बाम जब यहाँ पे आया था वो शिंसू कंट्रोल करना भी नहीं जानता और अब देखो क्या वो हमसे कुछ छुपा नहीं रहा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि युगी है वो उसे बुला देता है, कहता है कि हो अब तुम्हारा नंबर है ट्रेनिंग का, और हो वहाँ पे चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हो है वो अपने रूम में होता है, जो ट्रेनिंग करके बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और बेड पे होता है, और उसे एक बैड ग्लिम्स आता है उसके पास्ट का, जहाँ पे वो मतलब कुछ मॉन्स्टर पिग जैसे दिखने वाले बड़े बड़े आदमियों को देखता है जो कि उनके दोस्तों के या उनके जैसे जो प्रजाति है, जो हो की प्रजाति है, उनके सींग को कलेक्ट कर रहे होते हैं और वो लोग दर्द से चिल्ला रहे होते हैं। और इधर हो है वो भी थोड़ा रोने लग जाता है अपने बेड के ऊपर। लेकिन इतने में हमें दिखाया जाता है कि उसके डोर पे कोई आवाज़ सी होती है और वो जैसे ही बाहर जाता है वहाँ पे कोई हमें लेटर पड़ा हुआ दिखाई देता है जिसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि क्या तुम टावर चढ़ना चाहते हो। उस लेटर को पढ़ के उसके एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं और वो अंदर कमरे में चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लीरोरो है वो टेस्ट डायरेक्टर से कह रहा होता है कि ये क्या है, आप ये क्या कर रहे हो। फिर टेस्ट डायरेक्टर कहता है कि जॉइंट पोजीशन टेस्ट के लिए प्लान्स है जो मैंने तुम्हें दिए हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे क्वांट आता है। फिर लीरोरो कहता है अब तुम्हें क्या चाहिए। क्वांट कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ क्योंकि तुम्हें मेरे 3 स्टूडेंट्स का ख्याल रखना पड़े। उसके बदले में जो जॉइंट टेस्ट जो होने वाले हैं उनके अंदर एग्जामिनर में ही रहूँगा, मतलब उसको मैं ही कंडक्ट करूँगा। लीरोरो कहता है ये क्या है टेस्ट डायरेक्टर। टेस्ट डायरेक्टर कहता है नाइस आइडिया है ना।
फिर लीरोरो सोच रहा होता है कि सबसे संकीय एडमिनिस्ट्रेटर जॉइंट टेस्ट लेगा। हाँ, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद क्वांट हंस रहा होता है और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है टेस्ट 4 जिसका नाम होता है टैग। और ये जो टेस्ट 4 है इसका सब्जेक्ट है टैग। वेल, इसको नाम से ही टैग बोलते हैं। अगले सीन में सभी लोग बैठे रहते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल जितनी भी टीम्स है वो वहीं पर हैं और टेस्ट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर वो सब वहीं पे रहते हैं और वो कहते हैं तुम 28 लोग जो कि पास नहीं हुए हो, और जो पास हो चुके उनमें से गेटर और एक और प्राणी होता है, पता नहीं कौन है, वो अलग बैठे रहते हैं। फिर वो कहता है जो 28 लोग पास नहीं हो उनके लिए टैग एक गेम है जो हमने डिज़ाइन किया तुम लोगों के लिए, जिसमें हमने तुम दोनों को अलग अलग टीम्स में डिवाइड कर दिया है। मतलब जितने भी 28 लोग हैं उनको 2 टीम्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है उनकी पोजीशन के अनुसार, टीम ए और टीम बी। वेल, खून और बाम अलग अलग टीम में होते हैं, हमें ऐसा पता चलता है उसे देखकर। और जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ऐसे भी समझाता है कि तुम्हारी स्कोरिंग तुम्हारे परफॉर्मेंस के अनुसार होगी और इससे तुम्हारे पॉइंट्स पे भी असर पड़ेगा। फिर उसके बाद टेस्ट डायरेक्टर सभी को समझाता है कि इस टैग गेम के अंदर करना क्या है। तो बेसिकली नियम यही होता है, जैसा कि टीम है वो ए और बी में डिवाइडेड हो चुकी है। जैसे ही गेम स्टार्ट होगा बेसिकली 2 आईटी हम सिलेक्ट करेंगे, इट या आईटी आप जो भी कह सकते हो। एक होगा तुम्हारी टीम से जो कि फिशरमैन में से कोई होगा, और एक हम तुम्हें आईटी देंगे जो कि तुम्हारा विरोधी होगा। और उन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए उन दोनों को बैच मिलेंगे, स्पेशल बैच जो कि रेड कलर के होंगे। तो तुम्हारी जो पर्सपेक्टिव टीम है तुम्हें उसके आईटी को उसके गोल तक पहुंचने देना है, और जो विरोधी आईटी है तुम्हें उसको रोकना है ताकि वो तुम्हारी टीम के आईटी को हरा ना सके और उसका बैज ना छीन ले। अगर जो विरोधी आईटी है वो तुम्हारी टीम का बैज छीन लेता है तो तुम्हारी टीम वहीं हार जाएगी। और इसके ऑपोजिट, अगर तुम उसका बैज छीन लेते हो तो पहले तो तुम अगर गेम क्लियर कर दोगे तो तुम्हें 1 लाख पॉइंट मिलेंगे, और अगर तुम उसका बैज भी छीन लेते हो तो तुम्हें 2 लाख पॉइंट मिलेंगे। सभी लोग जो इस गेम को बोरिंग समझ रहे थे उन सभी को उसमें इंटरेस्ट आने लगता है और सभी तैयार हो जाते हैं उस गेम को खेलने के लिए। उन्हें वो बिल्डिंग की लोकेशन बता दी जाती है जहाँ पे उनका गेम होगा, और फिर शिबिसु है वो उससे पूछता है कि हमारा विरोधी आईटी होगा कौन। फिर उसके बाद क्वांट आगे निकलता है और कहता है कि मैं हूँ तुम्हारा विरोधी, तुम्हें मुझे रोकना है, और मतलब फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारी बहुत आराम से पेश आऊँगा। फिर ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग उस बिल्डिंग के अंदर होते हैं, मतलब टीम ए वहाँ पे रहती है, जिसमें खून, शिबिसु और 3-4 14 लोग और होते हैं। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और वो लोग डिस्कशन कर रहे होती कि यार ये अच्छा नहीं है, एक रैंकर को हमारा विरोधी आईटी बनाना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और शायद वो सीमित शिंसु है वो इस्तेमाल कर सकता है। अबे एम और कहीं और जाके बज। दूसरी ओर खून कहता है कि ये सौदा हमारे लिए अच्छा है। सभी लोग पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? खून कहता है अगर तुम मुझे टीम का लीडर बनाओ तो मैं तुम्हें प्लान बताता हूँ। तो सभी लोग खून को टीम का लीडर बना देते हैं। और हाँ यार, पहले ही सुन लो, जो इस करंट टीम का जो इनके टीम का आईटी होगा ना वो आनक है और कोई नहीं होगा। हमें आगे पता चल जाएगा इसी में थोड़े से ही आगे, समझे। फिर और लोग कहते हैं खून से कि अब बकवास तो बंद करो और प्लान बता, तेरे पास क्या प्लान है। फिर खून कहता है कि हम लोग जाल बिछाएंगे, एक ट्रैप बिछाएंगे जिसमें हम विरोधी आईटी को पकड़ेंगे। फिर प्रैक्टिकली उसे दिखाया जाता है कि शिबिसु वो कहता है क्या मेरे को जाल बनाना ज़रूरी है? वेल, सभी लोग कहते हैं चुप रहो, स्काउट का यही काम होता है हमारे लिए हेल्प करना, रास्ता क्लियर करना। फिर शिबिसु कहता है कि यार ये अच्छा नहीं है। लाइट स्पीयरर जो कि ऊपर लाइट के जो बॉक्स है उसके अंदर रहते हैं, हमें ये अब पता चल चुका है, पहले तो नहीं पता था। वेल, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ना ही आपको बताया। लेकिन जो लाइट स्पीयरर है वो एक लाइट क्यूब के अंदर रहते हैं जहाँ से वो मैनेजमेंट करते हैं। तो शिबिसु जहाँ पे बैठा है उसके जस्ट ऊपर एक लाइट क्यूब है रेड कलर की, और वहीं पे एक ब्लू कलर की है जो कि खून, और जिसकी एग्जैक्ट पोजीशन हमें अभी पता नहीं है कि है। जो रेड कलर की है वो है लीरोन 3 की। शिबिसु कहता है लीरोन 3 आई एम काउंटिंग ऑन यू। वह लीरोन 3 समझ जाता है कि ठीक है। फिर शिबिसु कहता है कि जो कुछ भी हो ये अच्छा नहीं है बाम को लेकर, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट उसके स्टैटिस्टिक्स तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि अगर हम ये टेस्ट जीत गए तो बाम पक्का बाहर हो जाएगा। खून कहता है मुझे पता है। फिर शिबिसु कहता है यार तुम इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकते हो? खून कहता है यही होता है टेस्ट का नेचर।
जितने भी टेस्ट होते हैं वो हमें यही परखते हैं कि हम नॉर्मल और हार्ड कंडीशंस के अंदर कैसा बिहेव करते हैं। फिर शिबिसु कहता है क्या तुम श्योर हो कि वो रैंकर हमारे इस नॉर्मल से जाल में फंस जाएगा। फिर खून कहता है कि हाँ वो एक रैंकर है माना, लेकिन मुझे वो लूज़र थोड़ा मूर्ख भी लगता है, इसलिए मैं श्योर हूँ कि वो हमारे जाल में ज़रूर फंसेगा। फिर इतने में ही शिबिसु कहता है कि वो यहाँ पे आ भी चुका है, और जैसे ही क्वांट जो उनका विरोधी आईटी है वहाँ पे पहुँचता है वो कहता है क्या तुम बस यही जाल कर पाए अभी तक, क्या तुमने अपने आईटी के भागने के लिए वक्त निकालने का प्लान किया है। फिर शिबिसु इधर उधर भागने लग जाता है और कहता है कि यार वो आ भी गया, और कुछ लोग उस पर छुप के हमला भी करते हैं, लेकिन विरोधी आईटी जो क्वांट है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। क्वांट कहता है लाइट स्पीयरर, जो अगर थोड़ा बहुत शिंसु का इस्तेमाल करे तो वो हवा में भी उड़ सकते हैं, इसका मतलब। और जैसे ही वो थोड़ा तेज़ भागता है, ऊपर जो लीरोन 3 होता है जिसके ऊपर शिबिसु कहता है ध्यान रखना, वो वहाँ पे जाके उसको बेहोश कर देता है। क्वांट कहता है कि लाइट स्पीयरर एकदम से जो टीम है उनकी आंखों की तरह एक्ट करते हैं, अगर मैंने एक को गिरा दिया तो मतलब तुम्हारी आंखें ही बंद हो जाएंगी। और क्वांट उनसे कहता है कि तुम्हारा एक और लाइट क्यूब उस इट के साथ होगा, आईटी के साथ होगा, जो कि बहुत आगे निकल गया, लेकिन टेंशन मत लो मैं उन्हें पकड़ ही लूँगा। और जैसे ही वो रेड वाली लाइट जो क्यूब है उसके अंदर जो बंदा है रीनॉन 3 नाम करके, लीनॉन 3 वो जो भी है देखो, उसको मार देता है, तो वो लाइट क्यूब नीचे गिर जाती है और शिबिसु भी थोड़ा थोड़ा ही बचता है। फिर क्वांट जैसे ही आगे हमला करने जाता है, इतने में ही हम देखते हैं एक और लाइट क्यूब वहाँ पे होती है जो कि खून की होती है, जिसके ऊपर आनक बैठी हुई होती है। शिबिसु और जो खून है वो कहते हैं चेकमेट। और फिर क्वांट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हम देखते हैं लाइट क्यूब के ऊपर जो नीली वाली लाइट क्यूब है उसके ऊपर आनक बैठी है, और वो कहती है कि हमारा आईटी कहीं नहीं गया, हम यहीं पर हैं, जो कि हूँ मैं। और वो उस पर क्वांट पे अटैक करती है, लेकिन क्वांट इजीली वो अटैक डॉज कर लेता है और आनक को नीचे गिरा देता है और उसे घसीटने लग जाता है। मतलब उसका ग्रीन एप्रिल पकड़ लेता है और उसको इधर उधर घुमाता है, जिससे कि आनक भी इधर उधर घसीटी जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे टेस्ट डायरेक्टर और लीरोरो बैठे हैं वो आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि क्वांट की एक ही कमी है, जब वो गुस्सा हो जाता है तो वो एकदम से पागल हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है क्वांट कहता है मतलब उस फाइट के बीच में तुमने मेरे लिए ऐसा जाल बनाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं बहुत गुस्सा हो गया हूँ। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहीं ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ भूलना मत चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।